और उस एक्सपीरियंस के तहत आज हमारे साथ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राका सर भी जुड़ चुके हैं, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर इंटरनेशनली और नेशनली और चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन वो अपने मार्गदर्शन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, ताकि लोग उस बातों पे इम्प्लीमेंट कर सके, उनकी बातों को ले सके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, हम लोग लकी हैं कि हम लोग उनका लाइव सेशन लेने जा रहे हैं। दोस्तों बाई चांस कोई विद्यार्थी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड हमारा यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी फेसबुक, हमारा APLL फेसबुक पेज पे भी हम लोग लाइव हो चुके हैं, तो आप लोग वहां जाके भी, वहां से भी लॉगिन करके आप इस सेशन का ले सकते हैं, इस सेशन का लाभ ले पाएंगे। कुछ नहीं करना है, www.apll.info पे जाएंगे, फेसबुक का आपको एक लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, या डायरेक्टली आप अपने फेसबुक पेज से भी APLL फेसबुक पेज डालेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे पास एंटर कर सकते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको उसको फॉलो भी करना है, ताकि जो समय समय पे हम लोग एक्सपर्ट्स हमको मार्गदर्शन देने आते हैं, तो हम लोग वहां से भी उनका सेशन को ले सकते हैं, उनके सेशन को सुन सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप वहां पे फॉलो को क्लिक करेंगे, जब आप हम फेसबुक के माध्यम से एंटायर APLL के सेगमेंट को आप फॉलो करेंगे, तभी आप अच्छे से इस परिवार का हिस्सा बन पाएंगे। तभी जो ये परिवार एज ए APLL फैमिली जो समय समय पे ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे कई बार हम इसमें, जैसे अभी फुल होने जा रहा है, ऑलरेडी 2000 से ज्यादा लोग वेटिंग में हैं, तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप फेसबुक पेज पे जाइए, वहां से लॉगिन होइए, वहां पे भी लाइव सेशन शुरू हो चुका है, लाइव सेशन चल रहा है। तो मैं ज्यादा वेट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तभी ये सेशन का लाभ हम लोग ले पाएंगे, तभी ऐसे दिग्गज की बात को हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं अपने एक्सपर्ट्स, अपने अभिषेक सर को मैं एक बार इनवाइट करूंगा, अभिषेक सर के माध्यम से, ताकि वो आए और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे आज के दिग्गज हमारे स्किल डेवलपर हैं, उनको वो इनवाइट करें। तो ओवर टू यू अभिषेक सर। जी धन्यवाद प्रमोद जी। मैं अपनी ओर से और पूरे APLL टीम की ओर से और सारे बच्चों की ओर से सर आपको आदरणीय नमस्कार करता हूं। आपका धन्यवाद सर कि आप मेरे एक छोटे से विनती पे हमारे साथ जुड़े और ये आज आने वाला 1 घंटा आप हमारे बच्चों को उनके मार्गदर्शन के लिए देंगे। बच्चों, मैं डॉक्टर साहब का परिचय कराऊंगा आपसे। बहुत ही छोटा इंसान हूँ, बहुत ही अदना सा इंसान हूँ, और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे आज ये अवसर मिला कि मैं डॉक्टर नरेश राखा जी को आपका परिचय आपके साथ करूं। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं उनका प्रेजेंटेशन आपके साथ साझा कर रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर साहब का परिचय आपके साथ करता हूं। जैसे कि मैंने कहा, आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका पूरा स्वागत है। आपके परिचय में अगर मुझसे कुछ भूल होती है तो मुझे जरूर क्षमा कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने इतना जो एक विशालकाय एक छवि बनाई है, मैं उसके साथ पूरा और अपने शब्दों के माध्यम से न्याय कर सकूं। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति विशेष को चरित्र के निर्माण में, उसके सफलता की सीढ़ी में उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसका उसका एजुकेशन बैकग्राउंड का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो एजुकेशन हमारे समाज में, हमारे देश में एक व्यक्ति के लिए एक नींव का काम करता है, एक फाउंडेशन का काम करता है। कहते हैं जो फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है, वो बिल्डिंग उतनी ही सशक्त और मजबूत रहती है और लंबे ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक, लंबे अवधि तक खड़ी रहती है। और डॉक्टर साहब के केस में भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
और जैसा कि आप ये स्क्रीन पे आप सब लोग देख पा रहे हैं, आज प्रोफेसर साहब जिस मुकाम पे हैं, जिस जिस अनुभव के आधार पे वो आज हमसे बात कर रहे हैं, उस अनुभव का आधार उनकी ये शैक्षिक योग्यताएं रही हैं, उनकी ये डिग्रियां रही हैं। बहुत ही कम होता है कि जहाँ हम एक इंसान को इतनी सारी उपलब्धियां लेते हुए देखते हैं। डॉक्टर साहब ने अपना ग्रेजुएशन बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के में किया है। उसके बाद उन्होंने उसी विषय पे मास्टर्स डिग्री ली है। डबल एमबीए है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। एमबीए किया है उन्होंने, फिर इंग्लैंड गए वो पीएचडी के लिए, अपने फेलोशिप के लिए। फिर वो पीडीएफ इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया उन्होंने। पीडीएफ जापान से किया उन्होंने। फिर पुनः उन्होंने 2009 में एमबीए किया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा से। तो ये कुछ चंद डिग्रियां मैं इस स्लाइड पे डाल सका डॉक्टर साहब की तरफ से को परिचय देते हुए, जो कि आपको ये आश्वस्त करेगा कि आज आप जिनका लेक्चर सुनेंगे, जिनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिनका आशीर्वाद आज आपको मिलेगा, उनके उन व्यक्तित्व को बनाने के पीछे कितनी मेहनत रही है और क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। एजुकेशन तो हम सभी लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन में उपलब्धियां, उस एजुकेशन में महारत कितने लोग हासिल कर पाते हैं, ये बहुत ही रेयर और बहुत ही बिरला केस होता है। डॉक्टर साहब का अगर आप देखें तो आप देखेंगे डॉक्टर साहब ने मैट्रिकुलेशन में हरियाणा में टॉप किया था। अपने अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरिट होल्डर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने वेटरनरी मेडिसिन में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें वो मेरिट होल्डर रहे हैं। कॉमनवेल्थ जो एक सोसाइटी है, उसमें उनको प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिला है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जिसकी मैं आप थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में आपसे बात कर रहा था, जहाँ से उन्होंने पीएचडी किया है, वहाँ पे उनको निमंत्रण किया गया था, उनको स्कॉलरशिप दिया गया था, उनको छात्रवृत्ति मिली थी उस पीएचडी के लिए। जैसा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, हम सभी लोग एजुकेशन लेते हैं, हम सभी लोग एक बेसिक एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन को मास्टर करना, उस एजुकेशन में एक उपलब्धि प्राप्त करना एक बहुत ही बिरला एग्जाम्पल होता है, बहुत ही रेयर एग्जाम्पल होता है। और मुझे खुशी है और गर्व है डॉक्टर साहब का परिचय देते हुए कि आज हमें उस उपलब्धि, वो जो बिरला अनुभव मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व से आज हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुई उनकी उपलब्धियां। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग अवार्ड से वो सम्मानित हो चुके हैं। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनको ये अवार्ड मिला था। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जिसको मैं पीडीएफ कह रहा था, गवर्नमेंट ऑफ जापान से उनको फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एट हॉकिडो यूनिवर्सिटी जापान में उनको ये रिसर्च करने का अवसर प्राप्त हुआ। जापानी सरकार ने उनको ये अवसर प्राप्त किया, और ये हर किसी को ये अवसर प्राप्त नहीं होता दोस्तों। ये बहुत ही बिरला, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम व्यक्तित्व को ये अवार्ड, ये फेलोशिप के लिए निमंत्रण मिलता है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राखा साहब उनमें से एक हैं। जर्नी ऑफ फेम, जैसा कि अभी प्रमोद सर जैसे डॉक्टर साहब के लिए बता रहे थे, उनको कई सारे विदेशी और विदेशी सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका रिजल्ट, उनका कंट्रीब्यूशन साइंस ऑफ पैरासाइट इम्यूनोलॉजी में विस्तार में मेंशन है। कई नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिफिक संस्थाओं से उनको रिसर्च के लिए, उनसे मोटिवेशनल थॉट्स के लिए उनको निमंत्रण किया गया। मुझे कहने में बहुत ही गर्व का अनुभव होता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ हमारे देश के बच्चों के साथ नहीं, अपितु विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे वो जाके उन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल टॉपिक्स पे, साइंटिफिक पेपर्स, साइंटिफिक रिसर्च पे बच्चों को अपने अनुभव से लाभ प्राप्त करवाया। जैसे मैं कह रहा था, across globe to deliver thematic lectures in areas of specialization and motivational lectures, देश विदेश में कई सारी जगह पे, जैसे कि आप दूसरे पॉइंट पे भी पढ़ सकते हैं, इनके कार्य, इनका काम, इनका रिसर्च वर्क इंडिया, इंग्लैंड, जापान, नैरोबी, जो मैं आपको ILRI के बारे में बता रहा था, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा था, वो नैरोबी में केंद्रित था। तो
इंग्लैंड से उन्होंने ऑलरेडी पीएचडी किया, पीडीएफ उन्होंने जापान से प्राप्त किया, एलआरआई से उन्होंने पीएचडी किया। ये सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व को महान बनाने में और उनको एक जिस मुकाम पर आज वो खड़े हैं, कहीं ना कहीं इन संस्थाओं का योगदान रहा। और उनको डॉक्टर साहब ने बाखूबी अपने अनुभव से वापस किया, बच्चों के साथ बात करके, नए जनरेशन के लोगों को उत्साहित करके, मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके, अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने इतने सालों में अर्जित किया, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के साथ साझा किया। तो कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने उपलब्धियां सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के लोगों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ, आज आप जैसे लोगों के साथ साझा किया, जिससे हम भी आगे चल के कुछ प्राप्त कर सके अपने जीवन में। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अवार्ड्स की अगर हम बात करें, 18 और बहुत सारे बंगाली स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। 18टा अवार्ड्स डॉक्टर साहब ने अपने इस प्रोफेशनल करियर में प्राप्त किया। इसमें बहुत सारी देशी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब को उनके काम के लिए, उनके रिसर्च के लिए, उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। 65 से अधिक रिसर्च पेपर, और दोस्तों जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो ये जानते होंगे 65 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में और मैगजीन्स में पब्लिश करना कोई आम बात नहीं होती, कोई मामूली बात नहीं होती। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं आज, जिससे आज डॉक्टर साहब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 150 रिसर्च पेपर, रिसर्च फाइंडिंग इन्होंने कई सारे माध्यम, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, के माध्यम से उन्होंने पब्लिक को अवगत कराया। 150 रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों क्या मेहनत लगती है, वो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो आप खुद ब खुद, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, कुछ लोग 12th में हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो जानते हैं कि जब हम अपने 12th में, अपने ग्रेजुएशन में जब हम फर्स्ट क्लास डिग्री लाते हैं या फर्स्ट क्लास मार्क्स लाते हैं, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचिए, 150 पेपर के बारे में चर्चा करने के लिए क्या मेहनत करनी रही होगी और कितना रिसर्च करना पड़ा होगा, और उस रिसर्च का पूरा ज्ञान का निचोड़ आज डॉक्टर साहब के रूप में हमारे सामने मौजूद है। करियर कर्व कैसे शुरुआत की डॉक्टर साहब ने, 1983 से उन्होंने स्टार्ट किया एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन। 88 से 91 के बीच में, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इंग्लैंड गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में उन्होंने डॉक्टरल स्टडीज की। 91 से 96 के बीच में साइंटिस्ट रहे। आगे बढ़ते हुए उनका जो करियर कर्व है आगे चलता रहा। आईएलआरआई से जुड़े वो 1996 में नैरोबी में। आईएलआरआई, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, लाइव स्टॉक रिसर्च पे। लाइव स्टॉक क्या होता है दोस्त? लाइव स्टॉक्स जैसे हम कई सारे देखें गांव देहात में, हमारे गांव में भैंसें पाली जाती हैं, शिप पाले जाते हैं, जानवर होते हैं जिनको पाला जाता है, उनको लाइव स्टॉक्स बोला जाता है। उस पर उन्होंने रिसर्च किया, नैरोबी में वो जुड़े रहे। उसके बाद वो सीनियर साइंटिस्ट के रूप में उनका प्रमोशन हुआ और 1997-98 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो प्रेस्टिजियस जीएसपीएस पीडीएफ के लिए नॉमिनेट हुए, सेलेक्टेड हुए। दोस्तों, मामूली उपलब्धि नहीं है, काफ़ी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस प्रेस्टिजियस फाउंडेशन, इस प्रेस्टिजियस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए, सिलेक्शन के लिए। आगे चलते हैं। जितना बोला जाए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दोस्त, जैसा भी मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब के बारे में, ये सिर्फ सूरज को दिया दिखलाने वाली बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, काफ़ी बौना इंसान हूँ, काफ़ी अदना सा इंसान हूँ, और डॉक्टर साहब का परिचय देने में मुझे खुद ही घबराहट हो रही है, उनकी उपलब्धियों को गिनाने में घबराहट हो रही है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये सूरज को दिया दिखलाने वाली बात कर रहा हूँ मैं। Promoted to the post of principal scientist in 2004, डीन पीजीएस इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। 2000 से 2018 तक वो डीन रहे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेटी एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड वेटरन मेडिसिन के हेड रहे। एसोसिएट डायरेक्टर्स रहे। स्टूडेंट्स काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल रहे, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मौका मिला, उनको अवसर मिला
बच्चों के साथ जुड़ने से, एक जनसमूह के साथ जुड़ने से, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, और 2014-15 में वो कंट्रोलर भी रहे यूनिवर्सिटी में। आज के डेट में दोस्त वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ में एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर कार्यरत हैं। आज डॉक्टर साहब आज के दिन हमसे जो जुड़े हुए हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी रोपड़ के कैंपस से हमसे आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, आप सब बच्चों आईआईटी के बारे में सुना होगा। अभी डॉक्टर साहब वहाँ पे एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। उनका पैशन, उनका जो मोटिवेशन एरिया है, वो आप जैसे नवयुवकों के साथ, आप बच्चों के साथ जुड़ना, उनको करियर गाइडेंस देना, उनको मोटिवेशन करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको उत्साहित करना, ये उनका पैशन एरिया, जिसे कहते हैं एक नशा है उनके लिए, एक जुनून है उनके लिए। ये जो शैक्षिक उपलब्धताएं उन्होंने प्राप्त की, ये जो वर्क लाइफ में अपने करियर में इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की डॉक्टर साहब ने, उसको उन्होंने अपने जुनून में कन्वर्ट किया आप जैसे नवयुवकों को मार्गदर्शन के लिए। बहुत ही रेयर होता है दोस्तों, जहाँ पे जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी ज्ञान को एक पैशनेटली, एक जुनून से, एक नशे के तौर पे आगे की पीढ़ी को पास ऑन करते हैं। डॉक्टर साहब उन चुनिंदा लोगों में से एक है। आज का टॉपिक भी हमारा इसी टॉपिक को टच करेगा, मोटिवेशन पे। हम कहाँ पे अपना मार्ग भटक जाते हैं, कैसे हम आगे चलेंगे, कैसे हमारा सेहत हमें अच्छा सक्सेस के लिए मोटिवेट करेगा, ये सारी चीज़ों पे आज डॉक्टर डॉक्टर राखा जी हमसे शेयर करेंगे। सर, मैं अभी ये कंट्रोल, ये माइक, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म पे आपको अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और हमारे बच्चों के साथ आप जुड़ें सर। अगर मुझसे कुछ त्रुटि, कुछ गलती हुई हो आपको इंट्रोड्यूस कराने में, आपको परिचय कराने में, मैं आपसे विनम्रता से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। ये मंच अब आपका है, आप प्लीज इसको टेक ओवर करें सर। थैंक यू सो मच श्री अभिषेक डे जी। बाकी लोग जो बैठे हैं, मिस्टर कुबेर खन्ना जी, मिस्टर अमन कुमार, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, ऋषभ मिश्रा जी, नृपेन, विश्वजीत, ऋतिकांत, सोनिया, all are welcome and I'm really excited कि ये पहला प्रोग्राम है ऑनलाइन जिसमें वेटिंग रूम में बहुत से लोग हैं और फेसबुक पे लाइव भी देख रहे होंगे। I'm really grateful for this wonderful opportunity जो मुझे आज मिली है आप लोगों से मुखातिब होने की, आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इसके लिए अभिषेक जी स्पेसिफिकली बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने लोगों को इसके साथ जोड़ा, और हम चाहते हैं कि ये कारवां आगे बढ़े और बहुत से लोग इसके साथ जुड़ते रहें। आज हम सब कोविड एरा में जी रहे हैं, बहुत से बातें डिफरेंट हो गई हैं। हम जानते हैं कि पहले क्या कहते थे, एडी और बीसी। अब 2020 है, ये एडी है, इससे पहले बीसी का एरा चलता था। लेकिन मैं ये अब मानने लगा हूँ कि जो यंग बच्चे हैं वो देखेंगे कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना एरा चलेगा। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ऐसे चौराहे पर आ गए हैं कि हम अब वापस नहीं जा सकते हैं और हमें आगे जाना है, आगे बड़ी खुशी से जाना है। डिफिकल्टीज रोज आ रही हैं कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं, लॉकडाउन है, ये नहीं कर पाते हैं, सोशल गैदरिंग करते हैं, डांस पार्टी, मैरिज एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये मान के चलिए कि अब नए नए तरीके निकलेंगे, नई नई बातें आएंगे, नए माध्यम बनेंगे और हम फिर एंजॉय करेंगे। जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो आज भी एंजॉय कर रहे हैं, उनमें एक मैं हूँ जो इस पीरियड को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऑनलाइन करने को मिल रहा है। लॉकडाउन से लेके अब तक हमारी 3 इनोवेशंस जो है नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुई हैं। हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर निशंक साहब हमारी 3 उपलब्धियों को अपने ट्विटर पे लगा चुके हैं। अगर आप कोई ट्विटर को फॉलो करने वाले हैं, वो मौका हमें इसलिए मिला कि हम अपने आप को कुछ गतिविधियों से वापस ले आए। जो बाहर शॉपिंग करने का आनंद लेते थे, बाहर जाने का आनंद लेते थे, पार्टीज करते थे, उससे टाइम मिल गया और हम उस पर फोकस कर पाए। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंजॉयबल
ज़्यादा फ्रूटफुल था। अभी जो मौका मिला है आपसे बातचीत करने का, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। ये परमश्री तो लगता है 10th क्लास की स्टूडेंट होगी, सिंगर, बिहार से जुड़े हैं। ये सब इसलिए जुड़े हैं कि हम कुछ एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। मैं तो ये मानता हूं कि आज के बच्चे, आज की जनरेशन हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना इंटरनेट से रिलेटेड, गूगल में कुछ सर्च करने के लिए, तो आई टेक हेल्प ऑफ माई डॉटर एंड सन. That means they are smarter than I am. I only can tell them कि I have seen such situations several times in my lifetime. मैंने अपने लाइफ टाइम में बहुत बार कुछ ऐसी इवेंट्स देखी हैं जिससे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए या बैठ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, लेकिन जो नहीं रुके वही उस मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूं। हम सब लोग अपनी लाइफ में, चाहे जो हमारी उम्र हो, अभी 15-16 साल के बच्चे भी होंगे और 62 का मैं हूं, शायद सीनियर मोस्ट हूं इस ग्रुप में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मानी हुई, चाही हुई, डिजायर की हुई सक्सेस नहीं मिलती है, जिसको हम फेल्योर कह देते हैं। आप जो मर्जी उसको नाम दें, लेकिन मेरे नजरों में मेरे मायने ये हैं कि सक्सेस इज इक्वल टू फेल्योर प्लस फेल्योर प्लस फेल्योर प्लस फेल्योर प्लस फेल्योर। मैं ये जानता हूं कि जितनी बार हम फेल होते हैं, दैट मीन्स वो हमारे लिए लेसन होते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा नहीं करना है, कुछ चेंज करना है, अपना इंथुजियाज्म बढ़ाना है, अपना एफर्ट बढ़ाना है, अपनी लगन को, अपने पैशन को, अपनी जिद को आगे लेके चलना है, और डेफिनेटली हम ऊपर से ऊपर मकाम पे पहुंचते रहते हैं। मैं अपनी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। क्या ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हेलो? Yes sir, we can see sir. जी सर, कैन सी द स्लाइड? Yes, we can see the slide. ओके, गुड। तो मेरा परिचय तो इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। मैं आप सबका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ इसके लिए। और ये हमारा दिल है, सबके पास है ना दिल, सभी का दिल कुछ सोचता भी है। एक छोटी सी कहानी है कि एक लड़की थी अमेरिका में, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद वो लड़की अपने पेरेंट्स को ये शिकायत करते थे कि मेरे को रात को सपने में 2 लोग दिखाई देते हैं, वो मुझ पे गोली चला रहे होते हैं, और ये सपना बार बार आता है। जब उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि उस लड़की में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसी दूसरी लड़की से आया था, और वो लड़की जो दूसरे वाली थी, जिसको डोनर कहें हम, उस लड़की की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। इस छोटी सी बात का ये मतलब है कि इस दिल को पता है कि क्या हो रहा है। इस दिल के पास भी यादाश्त है, मेमोरी है। ये दिल सोचता, सिर्फ धड़कता नहीं, सोचता भी है और याद भी रखता है और हमें गाइड भी करता है। जब हम कहते हैं कि मेरा दिमाग ये कहता है, दिल ये नहीं मानता है, तो मैं ये कहता हूँ कि दिल की मानो, क्योंकि उसी ने धड़कना है और वह कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी गलत नहीं बोलता है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज ब्रेन से कंट्रोल्ड हैं, लेकिन जो दिल कहता है, जो दिल सोचता है, जो दिल समझता है, वही हमें आगे करना है। चलिए चलते चलते ये भी देख लेते हैं कि खुशी क्या है जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। खुशी से ही हमारे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, औरों को खुश करते हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी टू फाइट द इन्फेक्शन, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। मैंने इम्यूनोलॉजी में पीएचडी की हुई है, तो इस विश्वास के साथ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर हम खुश हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आज कोविड-19 के इस पेंडेमिक में जो लोग खुश हैं, खुश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा पा रहे हैं, उनकी
इम्यूनिटी स्ट्रांग है और वो कोरोना से फाइट करने में सक्षम है। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो हमारी अच्छी सेहत करेगी, अच्छी सेहत का राज बनेगी, और अच्छी सेहत होगी तो हम खुश रहेंगे। ये चक्कर चलता रहेगा। करना है, कोई सोचे कि मेरी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, नहीं। अगर आप खुश होंगे तो सेहत ठीक होगी और फिर आप आगे चल पाएंगे। दुनिया में 7 अजूबे माने जाते हैं। मैंने उनकी परिभाषा ही बदल के यहाँ लिख दी है ताजमहल के आगे। ये लिखने की मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ कि मेरे लिए 7 अजूबे क्या हैं कि आपको उनसे जो प्यार करना है। सबसे बड़ा अजूबा आप खुद हैं। दूसरा अजूबा आपके पेरेंट्स हैं। तीसरा वंडरफुल थिंग जो हमारे पास है वो टीचर्स हैं। चौथा हमारे पास वंडरफुल चीज जो है वो है सेंस ऑफ ड्यूटीज, कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमें कैसे करनी है। स्टडीज, नेचर और फ्रेंड्स। इस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में कुछ 3 या 4 टॉपिक को टच करेंगे, आपको बताएंगे क्या है। सबसे पहले जो हमें अपने आप से प्यार करने के बाद देखना है कि हमें पेरेंट्स के लिए क्या करना है। हम अपने पेरेंट्स को मोबाइल लेके दे दें, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दें? नहीं, वो चीजें मेटीरियलिस्टिक हैं। अपने पेरेंट्स का प्यार, जिन्होंने आपको कंधे पे उठा के खिलाया, जो आपकी हर इच्छा पे अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के तैयार रहते थे, उनको प्यार से ही रिपे करना है। लेकिन वो क्या रहा है, बहुत बार हम समाज में देखते हैं कि मिसमैच है। मिसमैच कहाँ है, क्यों है? पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स उसके लिए मना करते हैं, हम अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, तो ये मिसमैच हो जाता है। खास करके जो बच्चे 10th+2 के लेवल के पास हैं, उनसे बात करता हूँ तो उनका एक कहना होता है, पेरेंट्स चाहते हैं IAS बन जा, मैं तो पेंटर बनना चाहता हूँ। ये मिसमैच क्यों है, इस चीज को समझना होगा। बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस भी रुकती है, वो अपनी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि मिसमैच है क्यों। मिसमैच इसलिए है कि वो जब अपने बचपन जवानी से निकल के आए थे, उनके एक्सपीरियंस अलग थे, उनकी स्किल्स अलग थी, उनके पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन थी, डिफरेंट टाइप के लोग उनके आसपास थे, तो उनकी प्रायोरिटीज, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके मिशन, उनके टारगेट हमसे डिफरेंट थे, इसलिए वो कर रहे हैं। हमें इन दोनों चीजों के बीच का बैलेंस बनाना है। हमें ये नहीं कहना पेरेंट्स को कि आपको मालूम नहीं है, आप तो ओल्ड डेटेड हो गए हो, आपको क्या पता आज के ज़माने में क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना। उनकी अपने इच्छाएं हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस हैं जिसके बेस पे वो चाहते हैं। हाँ, आपके टारगेट उससे भी ऊंचे हो सकते हैं तो उनको और भी ज़्यादा खुशी होगी। आप उनको खुश रखने के लिए उनके अंडरस्टैंडिंग से, उनके अच्छे से बात करके उनको समझा के चलेंगे तो ये तो मानने की बात है ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत प्यार किया, हर चीज़ की उन्होंने की केयर की आपके लिए अच्छे स्कूलों का, कोचिंग का अरेंजमेंट भी किया है, और आपको बार बार समय समय पे मोटिवेट भी करते रहते हैं, शाबाश बेटे, शाबाश बेटिया, आप चलें आगे और हम आपके साथ हैं। तो उसके बदले में वो चाहते क्या है हमसे? वो यही तो चाह रहे थे कि हम किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में चले जाएं। जैसे कि मान लो कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो IIT, NIT, IIIT, उस तरह के टारगेट लेके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी सी कोचिंग कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें और लेवल पे पहुंच जाएं। वो यही तो चाहते हैं कि आपको बेस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन मिल जाए, वो यही तो चाहते हैं कि आप खुश हों, सक्सेसफुल हों। और वही छोटे छोटे सक्सेस की, छोटी छोटी हैप्पीनेस के तरीके हम आज यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इतना टाइम हम सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वंडरफुल चीज है इस अर्थ पे, वो है टीचर। आप ये मान के चलें कि कोई भी टीचर बुरा टीचर नहीं होता। एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन हम हर बार एक्सेप्शन से ही डील करेंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। नॉर्मली, यूजुअली हम मान के चलें कि टीचर बैड नहीं होता है, बस हमें टीचर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनसे मैक्सिमम सीखने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें भी कुछ करना है। हम बहुत बार करते तो हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। करना क्या है, उनको अप्रिशिएट करना है, और अप्रिशिएट करना
पब्लिक में करना चाहिए। हम मन में सोचें कि फलां टीचर बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। उस टीचर को तो नहीं मालूम ना कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं। अगर हम उस टीचर को फोन करके या किसी भी तरह से अपने मन की एप्रिसिएशन एक्सप्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो रियली टीचर जो है और अच्छा बनने की कोशिश करेगा और ज़्यादा नॉलेज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि फ्लैटरी नहीं करनी है, चमची नहीं मारनी है, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो आप अपने टीचर के जो भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका जो भी बिहेवियर है, जो आपको अच्छा लगता है, उसको अप्रिशिएट जरूर कर दें। और ये कभी ना भूलें कि आपने थैंक यू हर तरह से करना है, बोल के भी करना है, लिख के भी करना है, ग्रीटिंग कार्ड दे के भी कर सकते हैं। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो करें। इन दोनों बातों की आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम चलते हैं आज जमाने की रिक्वायरमेंट क्या है। आज सुबह की अगर आपने ये इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी हो मॉर्निंग ब्रीफिंग का, उसमें लिखा हुआ है कि अब हो क्या रहा है कि हम क्लासेस में नहीं जा रहे हैं और पब्लिक में जो पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद द ऑनलाइन रिप्लेसमेंट। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ में पिछला सेमेस्टर हाफ और नेक्स्ट सेमेस्टर जो शुरू होने वाला है वो पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन होने वाला है। वर्चुअल क्लासेस होंगी, टीचर्स अपने घर पे ही बैठे लेक्चर्स बनाएंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए ये भी एक लेक्चर है, तो वी आर इन ए वर्चुअल क्लासरूम। इस क्लासरूम में कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। ये मत सोचिए कि वो ज़माना, वो क्लासेस, वो तरीका अच्छा था कि हम क्लास में जाते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, हंसते खेलते थे, झगड़ते प्यार करते थे। अब भी वो सारी बातें होंगी, लेकिन अब रूप बदल रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि हम वर्चुअल क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फिजिकल क्लास पढ़ाते थे तो एक क्लास में रिकमेंडेड था कि 40 या 45 स्टूडेंट्स हो, मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स भी क्लास में बैठे होते थे। तो हम बहुत ऊंचा ऊंचा जैसे शाउट करके पढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि सभी को सुनाई दे। आज मिस्टर अभिषेक डे और APLL की वजह से मैं 500 स्टूडेंट्स को एड्रेस कर पा रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। डिफिकल्टीज अभी आ रही हैं कि हम लॉग इन नहीं कर पाते हैं या जूम की कोई लिमिटेशन है कि 500 से ज़्यादा नहीं है। पर बिलीव में लास्ट 6 मंथ में ये जो वर्चुअल क्लासरूम टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट हुई है, ये पिछले 6 साल में नहीं हुई थी, क्योंकि अब नीड है, रिक्वायरमेंट है, एंड देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। जूम इज जस्ट वन ऑफ दोस। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि वर्चुअल क्लासरूम हो रही है और हम उसमें जा रहे हैं। अब मैं कुछ डिमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं। मेरा वीडियो सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अभिषेक, कैन यू सी मी? जी Yes, सर। sir. We can able to see you. ओके। मेरे हाथ में ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऑक्सीमीटर बोला जाता है, और ये मैं अपनी फिंगर पे लगा के इसको ऑन कर रहा हूँ। कैन यू सी इट? अभिषेक, कैन यू सी? 95 रीडिंग आ रही है सर। 95। ये 95 सैचुरेशन है और इसमें मेरा पल्स रेट भी आ रहा है और परफ्यूजन इंडेक्स भी आ रहा है। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े मॉनिटर्स होते हैं उसको रिप्लेस कर रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 95% करेक्ट, और मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है इस समय 95% है। अभी जिन बच्चों ने देखा है उनको ये बता दें कि ये आज के दिन कोविड-19 में कोविड के जो सस्पेक्टेड हैं या अफेक्टेड लोग हैं उनको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब ऑक्सीजन की जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की, ये छोटा सा बता रहा है। आप इसमें उंगली के ऊपर लगाएंगे, इसको ऑन कर देंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा।
और आपको बता देगा कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन और आपकी पल्स रेट कितना है। एक दूसरी चीज जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा अपरेटस है, बहुत लोगों ने देखा होगा, यूज किया होगा घरों में। पहले क्या होता था, ब्लड प्रेशर मेजर करवाने के लिए किसी को प्रॉब्लम है तो वो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपने कान में स्टेथोस्कोप लगा के, एक वो मरकरी वाला मीटर होता था, उसमें मरकरी ऊपर नीचे होता है और वो ब्लड प्रेशर नापते थे। अब इतना सिंपल हो गया है कि ये कफ है, जिसको हम कफ बोलते हैं दोस्तों, इसको अपने यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे ही इसको टाइट कर देना है थोड़ा सा। इसके अंदर एक होल है ये साइड में, इसमें डाल देंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। ये दिखाने का ये पर्पज नहीं है कि मैं आपको अपना ब्लड प्रेशर बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऑनलाइन भी इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करके 500 बच्चों को ऑक्सीमीटर का और ब्लड प्रेशर नापने का तरीका समझा सकता हूं, दिखा सकता हूं। इसलिए मान के चलें कि फ्यूचर में वर्चुअल क्लासेस होने वाले हैं। जितनी भी एजुकेशन है, चाहे वो स्कूल की हो, कोचिंग सेंटर की हो, जहां भी हो, ये चीजें वर्चुअल क्लासरूम में जैसे आज हम क्लास कर रहे हैं ऐसे होने वाले हैं और वो सक्सेसफुल भी होंगी। ऐसा क्रिटिसिज्म शुरू में आया कि प्रैक्टिकल चीजें कैसे करवाएंगे, मैंने आपके सामने ये दोनों प्रैक्टिकल कर दिए हैं। ऐसे रखना है, इस बटन को दबाना है, वेट करना है 1 मिनट के लिए, उसको देखना है। मुझे लगता है कि all 500 participants who are attending this session now can do it on their own. खुद कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अभिषेक जी सर, कर सकते हैं। कर कर सकते सकते हैं ना जी। तो मैं इसको बता दूं और फिर हम आगे की बात करते हैं कि हम कैसे वर्चुअल क्लासरूम की हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। There are many things we can demonstrate online. अब स्टडीज की बात करते हैं। ये फोटो तो पुराने क्लासिकल हमारे जो क्लासरूम्स हैं कोचिंग सेंटर्स में हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हैं, नाउ दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द वर्चुअल क्लासरूम्स, और वर्चुअल क्लासरूम आप देख ही रहे हैं। अभी वर्चुअल क्लासरूम्स में जाने के लिए क्या हमें करना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जब भी आपको ऐसा नोटिस मिलता है अपने कोचिंग सेंटर से या स्कूल कॉलेज से कि ये लिंक है, इस पे रजिस्टर करना है, तो उसको रजिस्टर जो है वो टाइम पे करें। अगर 11 o'clock का है तो इट शुड बी लाइक 10:50 या 10:55 पे आप उसको ज्वाइन कर पाएं। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको पहले कर लें, अपना इंटरनेट पहले चेक कर लें, आप वर्चुअल क्लासरूम को ज्वाइन कर लें बिफोर द टीचर और द स्पीकर या जो भी प्रेजेंटर है, जो भी सेशन ले रहा है, जब वो उसके जाने से पहले आप लें। आपके पास पेपर भी होना चाहिए, पेन भी होना है, आपको कुछ नोट्स बनाने हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन लिखने हो सकते हैं, आपको हेडफोन की जरूरत हो सकती है। तो ये सारी सामान, सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट, डिवाइसेस अपने पास रख के बैठे। देखिए कितना टाइम बदल रहा है। हो सकता है लास्ट ईयर आपको क्लास में ये इंस्ट्रक्शन हो गया कि आप अपने मोबाइल लेके नहीं आओ, ये साइलेंट मोड में रखो, और अब सब कुछ होना ही मोबाइल पे है। दैट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड चेंजिंग द टाइम। हमें उस चेंज को अडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और उसको लेकर उसका यूज करना है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। बिफोर द स्टार्ट यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ। अपने आप को कन्विंस करना होता है, अपने आप को बताना होता है। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आप तैयार होके बैठ गए, अपने आप आंखें बंद करके अपने आप को ये कहना है कि आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास। नंबर 2, दिस क्लास इज गोइंग टू एम्पावर मी विद नॉलेज। आप सबको इतना तो याद होगा
कि आपको पेरेंट्स ने बताया होगा कि रात को सोने के टाइम पे अगर हम ये कह के सोते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो 5:45 बजे ही नींद खुल जाती है। मुझे बचपन में माँ ने कहा कि तुझे 6 बजे उठना है तो रात को सोने से पहले बोलना, नरेश मुझे 6 बजे उठना है। मैं ये 2 या 3 बार कह के सो गया तो 6 बजे नींद खुल जाती थी नॉर्मली, चाहे मैं जिस भी मर्जी टाइम पे उठता हूँ। दिस इज पावर ऑफ कन्विंसिंग ourselves, our silent brain and implements and obeys। हमारा साइलेंट ब्रेन जो है इस बातों को सुनता है, याद रखता है और इम्प्लीमेंट भी कर देता है, अपने आप नींद खुल जाती है। इसीलिए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करना क्या है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले या चाहे क्लास में जाओगे तो क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने आप को बोलना है। आपका नाम मान लीजिए अभिषेक ही है, तो अभिषेक क्या बोलेगा? अभिषेक, आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास। अभिषेक, दिस क्लास इज गोइंग टू एम्पावर मी विद माय नॉलेज। और फिर उसके बाद आप क्लास में जब बैठेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। जब आप क्लास में हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेंटेन द अटेंशन। अटेंशन इधर उधर जाए, मोबाइल का कोई और यूज करने लग जाए, कुछ और करने लग जाए, बड़ी फ्रीडम रहती है। आप सब 500 लोग अपने घरों में बैठे हैं, घर में आपके रूम में जहां आप बैठे हैं उसके आसपास बहुत कुछ हो भी रहा होगा। अब उधर ध्यान करेंगे तो अटेंशन डाइवर्ट होगा। एक अटेंशन को मेंटेन करने की कोशिश करते रहें। पहली बार में सक्सेस शायद नहीं मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली once you start trying and trying again, you will reach to a stage when attention is completely focused on the lecture, on the session को सुनते हुए write down your questions in the comment। अभी आज अलाउड नहीं है, लेकिन जब दूसरी क्लासेस होंगी तो आप अपने कमेंट्स को पेपर पे नोट कर लें। कमेंट सेक्शन अगर स्पॉन्सर्स उसको अलाउ करेंगे तो उसमें लिख दीजिए। और ये मत सोचिए कि प्रेजेंटर जो है वो कौन है, क्या है, उसको जज नहीं करना है। प्रेजेंटर इज टीचर एंड इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड लाइक ए टीचर। शो ऑफ करने की भी जरूरत नहीं होती। कई बार देखा है ऑनलाइन लेक्चर जब होते हैं तो प्रेजेंटर को चैलेंज भी किया जाता है कि नहीं ये गलत है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डोंट ट्राई टू डू दैट। If you don't agree to some points of the presenter or the teacher, या जो आपके कोच हैं या कोचिंग सेंटर वाले कुछ लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उसको चैलेंज नहीं करिए, आप अपना ओपिनियन बता दीजिए। आज के दिन तो बहुत इजी है इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना। गूगल भाई तो हर एक के पास है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप गूगल में डाल के इंक्वायरी कर लीजिए, वो आपको वाया कोरा बता देगा, वाया विकिपीडिया बता देगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन लेके आपको बता देंगे। हमारे टाइम में तो एक वर्ड की स्पेलिंग देखने के लिए डिक्शनरी उठा के लानी पड़ती थी, अब तो एक वर्ड लिखें उसके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं जिसका यूज करना है, लेकिन वो बेनिफिट्स को यूज करके, उन फैसिलिटीज को यूज करके प्रेजेंटर को, टीचर को चैलेंज करना वो स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए। अगर सेशन आपने अटेंड कर लिया है तो सेशन के खत्म होते ही, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में लेक्चर के खत्म होते ही उठ के दूसरे काम के लिए मत भागिए, गिव सम टाइम। क्योंकि इमीडिएटली सेशन खत्म होते ही लीव द मीटिंग एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। उससे क्या होगा, इट इज वेरी लाइकली दैट यू विल फॉरगेट द लेटेस्ट लर्निंग। वो दिमाग भूल सकता है। चाहिए क्या करना हमें, लेट योर डिवाइस एंड ब्रेन मेमोरी सेव द लर्निंग इन रिट्रीवेबल मोड। एक बार वहीं बैठे रहिए, चंद मिनटों की बात है, वहीं उसी सेशन की अगर रिकॉर्डिंग है उसको भी देख लीजिए, या अपने मन में विचार कर लीजिए कि हमें क्या क्या नई बातें पता चले हैं, पेपर पे नोट कर सकते हैं, या जैसे भी आपको करें अपने ब्रेन में सेव करें। ब्रेन जो है हमारी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उस जैसा नहीं है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क में आपने कंट्रोल दबा के एस दबा दिया, सेव का इंस्ट्रक्शन दे दी, इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेव हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन ब्रेन इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर पावरफुल एंड नीड्स मोर टाइम टू सेव। तो वहां बैठ के उसको विचार करना है, रिवाइज करना है कि हमने क्या सीखा है या क्या इंफॉर्मेशन थी। एक बार आप दोबारा से विचार कर लेंगे
तो वो फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा एंड यू कैन रिट्रीव इट एनी टाइम। रिट्रीव मीन्स उस इंफॉर्मेशन को जब जरूरत पड़ेगी तो आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी उसको बता देगी कि हाँ ये मैंने लर्न किया था। फिर टाइम मिले तो जो भी इस तरह के लेक्चर लाइव चल रहे हैं, रिकॉर्डेड होंगे, उसको दोबारा भी देख सकते हैं। दैट विल हेल्प इन बेटर लर्निंग, वो लर्निंग को इम्प्रूव करता है। फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने किसी भी सेशन में देखी है, सुनी है, पढ़ा है उसको, तो उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस जरूर करें। खास करके जो बच्चे अभी +2 में हैं या +1 में हैं, मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें अटेम्प्ट क्या करना है कि वी हैव टू लर्न एंड कोलैबोरेट, नॉट कम्पीट। हम किसी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें क्योंकि वो हमारा कंपटीटर है, वो एग्जाम में अच्छे नंबर ले जाएगा, ये गलत फिलॉसफी है। हमें लर्न करना है और लर्निंग बेस्ट तभी होगी जब हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस किससे करेंगे? जो सेम क्लास में हैं, क्लास फेलोज हैं, सेम एज ग्रुप के या बड़े सीनियर हैं, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन, मेडिकल की इंफॉर्मेशन है, प्री इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन है, कोई कॉमर्स में जाना चाहता है, कोई आर्ट्स सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है या आगे करने की इच्छुक हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट आपने एक्वायर की है थ्रू रीडिंग द बुक्स और थ्रू विजिटिंग, सर्फिंग द इंटरनेट और लर्निंग इन द कोचिंग क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस, जहाँ कहीं से जिस भी सोर्स से आपने लर्न किया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। बिलीव मी, ये बहुत झूठा कंपटीशन है जो अभी इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन उस कम्पिटिटिव जेलसी में हम खुद को डेवलप नहीं कर पाते, खुद की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और खुद भी हम बहुत बार सक्सीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया है। मैं तो ये कहूँगा, हेल्प अदर फ्रेंड्स टू लर्न। अगर आप दूसरों को लर्न करने में हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग तो बेटर हो ही रही है ना। ये लाइफ की थोड़ी सी फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो यंग बच्चे हैं। लाइफ इज सक्सेसफुल एंड इंजॉयबल व्हेन यू हैव फ्रेंड्स। जब आपके मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वही आपके लिए इंजॉयमेंट और सोशलाइजिंग का मीडियम बनते हैं, तभी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, टाइम एंड प्लेजर विद फ्रेंड्स गिव्स यू हैप्पीनेस। अगर उनके साथ आप टाइम शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये आपको खुशी भी देगी, एक एंजॉयमेंट भी होगी, लर्निंग भी होगी। यू शुड नॉट सी कंपटीटर्स इन क्लास फेलोज। आपको उन क्लास फेलो में एक कंपटीटर नहीं ढूंढना है कि ये तो मेरा कंपटीटर है, मैं इसको क्यों बताऊं, ये मेरे से ज्यादा नंबर लेके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले जाएगा, मैं इससे डिस्कस नहीं करूं। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है, कुछ ही लोगों द्वारा फैलाई हुई भ्रांति है कि हमें अपने क्लास फेलोज को कंपटीटर समझना है। Believe me, this is not going to help anyone. अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस करेंगे? आप चाहे फिजिकली उनसे मिल रहे हैं आमने सामने, फेस टू फेस, या वर्चुअल सिचुएशन है, आप टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, जिस भी तरह से उनसे मिल रहे हैं, तो क्या डिस्कस करेंगे? क्या बातें होनी चाहिए? मेरे विचार में बातें होनी चाहिए आइडियाज की, इनोवेशंस की और हॉबीज की। कोई भी आइडिया, नया आइडिया आपको आया है तो उसके बारे में आप डिस्कस करें। आइडियाज चोरी नहीं होते हैं, आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगा तो वो उस पर एडअप भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, सप्लीमेंट भी करेंगे। तो इनोवेशंस की बातें हो सकती हैं। अब सोचें कि नया क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको छोटी सी बात बताते हैं, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना की बीमारी का इतना डर आ गया, ये बताया गया कि कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 वायरस जो है, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किराना का सामान, इन चीज़ों के साथ हमारे घर में आ सकता है। तो सभी डरे हुए थे, क्या करें। सबको पता था कि WHO ने कहा कि हाथ धोने हैं साबुन से, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें धोनी शुरू कर दी।
लेकिन वो कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं था। हमें दिमाग में था कि कुछ करें, और अचानक से ही एक आइडिया आया कि जब हम कोई बायोसेफ्टी की रिसर्च करते थे इम्यूनोलॉजी में, तो यूवी लाइट का यूज करते थे उस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को। हमने उस यूवी सिस्टम को और पढ़ा तो पता चला कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये सभी बैक्टीरिया, सभी वायरसेस को मारती है। इसने कोरोना वायरस को भी मारा था, जो कोरोना वायरस पहले अपने वर्ल्ड में आ गए थे, ह्यूमन बींग्स में आए थे, सार्स, मर्स इस नाम से बीमारियां फैला चुके थे, उनको भी मारा था। तो बस कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एक छोटा सा आइडिया वहां हो रहा है तो हमारे घर में भी हो सकता है। मैंने अपने घर का एक ट्रंक उठाया, उसमें यूवी लाइट फिट करी, उसके अंदर जो भी बाहर से सामान लेके आते थे उसको हमने उसमें रख देना, यूवी को ऑन कर देना, और फर्दर स्टडीज करी और ज्यादा लिटरेचर का रिव्यू किया, एंड फाइनली वी हैव कम अप विद 3 इनोवेशंस। वो ट्रंक तो एक छोटी सी बात रह गई। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट डिवाइसेस हमने बनाए जो पूरे रूम को सैनिटाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को सैनिटाइज कर सकते हैं, पेपर को कर सकते हैं, करेंसी को कर सकते हैं, एंड दैट केम थ्रू ओनली वन सिंपल आइडिया। आइडिया वाज कि अगर वो यूवी लाइट, यूवी लैंप जलाने से जो यूवी लाइट निकलती है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो बैक्टीरिया वायरस को मार सकती है, तो क्यों हम सिर्फ बड़ी मशीनों में ही उनको यूज कर रहे हैं, क्यों ना घर पे यूज करें। और वो सक्सेस हो गई। ये आइडियाज, इनोवेशन तभी आते हैं जब हम फोकस करते हैं कि अपनी बातों को उस पर करें। हम लोगों की चुगलियां करने में, लोगों से जलसी करने में, किसी के अगेंस्ट प्लानिंग करने में हम टाइम अगर लगाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, विल नॉट गिव अस हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तभी आएगी कोई अच्छी सी चीज आ जाए। हमने वो इनोवेशन करी, आईआईटी ने वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, हमने कोई चार्ज नहीं किया। और आपके बेंगलोर में भी एक फर्म है जो वो ट्रंक बना रही है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हमने और कोई चार्जेस नहीं किए। इधर भी नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी की डिपोज में, थाना जो पुलिस थाना है उनमें, हर जगह पे ये पहुंच गया क्योंकि एक सिंपल आइडिया था। सबके पास ट्रंक है, यूवी लाइट खरीदी जा सकती है और फिट ही करना है, उसमें अंदर एल्यूमिनियम की लेयर लगानी है। तो आइडिया वाज पिक्ड अप, दैट व्हाई इट रीच्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो कैबिनेट मिनिस्टर ने उसको, निशंक जी ने उसको अप्रिशिएट किया, हमें बहुत खुशी मिली उससे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी हम दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जिससे भी बात करें, तो बात का मेजर फोकस आइडियाज होना चाहिए, इनोवेशन होने चाहिए, या हॉबीज होनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करें वो होना चाहिए। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी और बहुत पॉपुलर से एक सेइंग है कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज ओनली। हमें ये काम करते हुए बैलेंस भी बनाना है स्टडीज में और एंजॉयमेंट में। एंजॉयमेंट के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन सब में बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हमें कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। फ्रेंड्स तभी मिलते हैं जब उनकी हम हेल्प करते हैं, डिस्कस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं उनकी अचीवमेंट को, और जब उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सहारा देते हैं, भाई चिंता नहीं कर, हम है ना। पढ़ना बहुत अच्छा जरूरी है, पढ़ के ही हम आगे लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में वो पिक्चर दिखाई दे रही है, पढ़ना है, लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एंजॉयमेंट भी करनी है। दोस्तों के साथ खेलना कूदना, वो चीजें भी जरूरी हैं। हमें ट्रेनिंग किस चीज की चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स को, कि हमें जो ये कंपटीशन का स्ट्रेस है उसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर हम किसी कंपटीशन को टारगेट करके किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो मुकाम पे पहुंचने की लिमिट है कि इतने ही लोग वहां पहुंच सकते हैं। अगर 10 लाख बच्चे आईआईटी जेई का एग्जाम देते हैं तो वो सारे तो नहीं जा सकते ना, कुछ हजार लोग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बाकियों को सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड
प्रेफरेंस जो है उसकी तरफ ध्यान करना है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें फोकस करना है, प्रिपेयर करना है, लेकिन किसी भी कंपटीशन का, किसी भी एग्जाम का नहीं करना है। हमें और भी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ जाते हैं, हमें ये ट्रेनिंग लेनी है कि कैसे उस स्ट्रेस को करें। और ये कंपटीशन तो ऐसा है कि आई हेट दिस कंपटीशन एंड दोज हु हैव बीन सक्सेसफुल इन लाइफ दे हेट अ कंपटीशन। कहने की बात है कि ये कंपटीशन से हम जीत जाएंगे। वो हमारा अब तक का एजुकेशन सिस्टम भी यही था कि क्लास में फर्स्ट कौन है, पढ़ने में फर्स्ट कौन है, दौड़ने में फर्स्ट कौन आया, कबड्डी में कौन फर्स्ट आया, क्रिकेट में कौन बना ले गया। लेकिन अगर आप देखें उस शोहरत को पाने के लिए क्रिकेटर को कितनी इंजरीज होते हैं। हाँ वो ठीक है, एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने में एग्जाम के लिए इतने कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं करना, प्रिपेयर करना, नॉलेज गेन करना वो जरूरी है, ताकि आप उसमें लाइफ में उस नॉलेज को अप्लाई करके अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर सकें। कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी ये मान के चलें IIT रोपर में 3rd ईयर के बच्चे और 4th ईयर के बच्चे यही हमसे पूछते हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल भी आते हैं, पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी आते हैं कि हमें स्टार्टअप करना है, अपना बिजनेस खड़ा करना है, वो कैसे करें। और उनमें से बहुत से बच्चे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इसीलिए अपने को इतना फोकस नहीं करना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें बस कंपटीशन करना है। कंपटीशन एंट्रेंस टेस्ट का है, फिर हमें एक अर्ज होती है कि हम एक अच्छी जगह एडमिशन ले लें, फिर होता है कि आप बीटेक में या MBBS में एडमिशन ले लें तो क्लास में टॉप कर जाएं, फिर हमें बेस्ट पैकेज की नौकरी मिले। इतना ज़्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं होती। माई suggestion to each and everyone is prepare, don't plan। लाइफ में man proposes God disposes, होता क्या है वो मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर हैं, आप स्ट्रेस को झेलने के लायक हैं, अपनी नॉलेज लेवल को बढ़ाए रखते हैं, तो सक्सेस ही सक्सेस मिलती है। हमें compete तो करना है, किसके साथ? मैं नरेश हूँ, जो नरेश यस्टरडे था और आज है, इसमें कंपटीशन होना चाहिए, या कल टुमारो नरेश कैसा होना चाहिए उसमें कंपटीशन होना चाहिए। कल जैसा मैं था आज उससे बेटर हो जाऊं, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, सोशली, पर्सनल हैप्पीनेस वाइज, हर एंगल पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैं यस्टरडे से आज बेटर बनूं और आज से टुमारो बेटर हो जाऊं। ये तो एक कंपटीशन है। नरेश ऑन 17th जुलाई, नरेश ऑन 18th जुलाई, नरेश ऑन 19th जुलाई, इन 3 नरेश में कंपटीशन होना चाहिए। एवरी डे वी शुड इम्प्रूव, वी शुड बी बेटर, वी शुड डेवलप आवर पर्सनैलिटी। हमें अपने आप से कंपटीशन करना है। उसके लिए करना क्या होगा कि हमें प्रोकास्टिनेशन को मिनिमाइज करना होगा। प्रोकास्टिनेशन होता है द डिजायर टू पोस्टपोन द थिंग्स, कि हमारी कई बार इच्छा होती है चलो ये काम तो बाद में करेंगे, अभी तो लास्ट डेट आई नहीं है, अभी तो डेडलाइन नहीं आई है, कर लेंगे तैयारी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। प्रोक्रास्टिनेशन है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है अपना। आप अभी से काम शुरू कर देंगे तो ज्यादा, अभी से के स्टडीज हैं वो करनी शुरू कर देंगे तो राइट सक्सेसफुल होंगे। और नंबर 3 पे जो लिखा है सेल्फ कन्वेंसिंग टेक्निक, ये बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत लोगों ने इसके फीडबैक दिया कि हाँ वंडरफुल इफेक्ट हैं। और अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन भी रिमूव करनी है, कम करनी है, कंप्लीटली खत्म तो नहीं होती, थोड़ा बहुत तो आलस लगा ही रहता है, लेकिन उसको कम से कम हो जाए, ये कोशिश करने के लिए आप अपने आप को कन्विंस करें कि नरेश ये काम जरूरी है, ये चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है, मुझे ये पढ़ना है, या मुझे ये नोट्स देखने हैं, ये मुझे ऑनलाइन रिसोर्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये मुझे करनी है। जब हम अपने आप को कन्विंस करेंगे तो ब्रेन में जो वो लेजीनेस है, प्रोक्रास्टिनेशन की फीलिंग है, काम को पोस्टपोन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको अपने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, अपने को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है,
हर दिन। अगर आज आप 1 किलोमीटर चले हैं तो कल 2 किलोमीटर चल पाएं, परसों 10 किलोमीटर चल पाएं। ऐसे फिजिकल मेंटल स्टडी के टारगेट बना के धीरे धीरे उनको इम्प्रूव अपॉन करते रहना है। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती जा रही हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ भी एक इश्यू हो गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैनल बना है जिसमें मैं भी मेंबर हूं कि वो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के लिए हमें कुछ करना है। हम हो सकता है क्रिकेट मैच ना खेल पाएं, हम बड़े गेम्स ना खेल पाएं, लेकिन योगा, मेडिटेशन, डांस, ये तो हम छोटे लेवल पे अपने जिम में जाके भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, और हम अपने स्टेमिना को, मोमेंट्स ऑफ एंजॉय बढ़ा सकते हैं। और एक्सरसाइज जो है ये तो स्ट्रेस बस्टर है। जैसे ही पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएं, थक जाएं, स्ट्रेस बढ़ने लगे, तो इनमें से कुछ भी कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, डांस कर लो, या और कोई हॉबी है तो वो कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, और एक मंडाला आर्ट है जो बचपन में बच्चे स्केच करते थे, मैंने इन दिनों में वो करनी शुरू की है। आसपास कहीं पड़ी होगी तो मैं दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस वन? सुबह 7-8 बजे काम शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक करते हैं, और जैसे ही थक जाते हैं, लैपटॉप पे आंखें थक जाते हैं, तो ये करता हूँ मैं। सुंदर लग रही है ना अभिषेक जी? जी सर। एक सेइंग है कि अगर आप काम करते हुए थक जाओ तो काम करना शुरू कर दो। हंसी आती के काम करते हुए थक गए तो फिर काम करें। हाँ, काम करो, डिफरेंट कर लो ना। जो पहले स्टडीज का था अब वो थोड़ा सा हॉबी का कर लीजिए। बचपन में मैं इतने अच्छे पेंटिंग्स और इतने अच्छे स्केचिंग और कलरिंग नहीं कर पा रहा था, अब अडल्टहुड में आके सारी करी। इसी लॉकडाउन में किया। इन्हीं दिनों में जब इनोवेशन हो रही थी, मीडिया में इतनी बातें आ रही थी, अप्रिसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिल रहे थे, तभी इन दिनों में मंडाला भी कर रहा था, क्योंकि बैठे बैठे थक जाते थे, लैपटॉप पे थक गए तो मंडाला की आर्ट कर ले। तो मैं ये आपसे सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आइडियाज पे, अपने इनोवेशंस पे, अपने ड्यूटीज पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस रखना है। और जैसे ही थकावट का लेवल आने लगे तो एक्टिविटी को चेंज कर दो। एक्टिविटी बंद नहीं करनी, सो नहीं जाना है। सोने के लिए 7 आवर्स आर मोर देन एनफ। 6-7 आवर्स से ज्यादा सोना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बस अपनी हॉबीज पे फोकस करो। हाँ, पैसा खर्च होता है तो होने दो। पैसे की कोई ज्यादा सेविंग करना, कंजूसी करना, वो तो कोरोना ने हमें सिखा ही दिया। मनी कहाँ तक अपने को लेके जाने हैं। Though we work for decent earnings, but do remember health and characters are much more valuable than money. बहुत अच्छे पैकेज मिल जाएं, बहुत अच्छा कमा लें, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ओके। इफ समवन हैज द टारगेट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन मैं इतना तो अब 62 इयर्स की एज में आके समझ गया हूँ कि मनी इज टू एम्पावर मी टू मीट माई डेली नीड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लाखों करोड़ रुपया कमा लिया तो वो भी बैंकों में ही रह जाएगा, प्रॉपर्टीज में ही तो रह जाएगा। काम तो वही आया जो मेरे को मेरी डेली नीड्स थी, उन्हें अपनी हॉबीज करनी थी, उनको पूरा करने के लिए लर्निंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो जरूरी थी। लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करने चाहिए, कितना भी पैसा खर्च हो, हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाए, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में, शेयर मार्केट में सब रिस्की है, लेकिन लर्निंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा फ्रूटफुल रहेगी, हमेशा सक्सेसफुल रहेगी, हमेशा हमें खुशी देगी। करैक्टर को भी बिल्ड करना है कि आपका नाम कोई सुन के अगर कोई कहे अभिषेक डे जी, अच्छा तो समझ आए कि कोई ऐसा पर्सन है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उसकी बातों पे हम अमल कर सकते हैं, सुनने लायक बातें हैं, इम्प्लीमेंट करने लायक बात। ऐसा हमें अपना एक कैरेक्टर बनाना है कि पीपल शुड हैव ट्रस्ट इन अस। ऐसे ना सोचें
कि ये तो इंडियन प्रोडक्ट है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ये ऐसा ही है। आपके बारे में एक ब्रांडिंग हो, अपनी ही एक ब्रांडिंग हो। अगर आपका नाम कुबेर खन्ना है तो कुबेर एक नाम, एक ब्रांडिंग हो कि हाँ कुबेर है, इसका मतलब ये है। कुबेर जी ठीक है ना बात? जो चीज हमें लाइफ में सेव Yes, करनी, sir. जो हमें लाइफ में चीजें सेव करनी है वो है टाइम, फ्रेंड्स और वैल्यूज। और इन चीजों को सेव करने के लिए चाहे हमें कोई भी कीमत देनी पड़े, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, वो करना जरूरी है। फ्रेंड्स बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत टाइम लगता है, और एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप को अब्रप्टली खत्म कर सकती है। फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ी भगवान की, खुदा के दी हुई इनायत है। इसको अपने को सेव करके रखना है, वैल्यूज के सेव करना है। मेरे बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 मेरी वाइफ है, नंबर 2 मेरे बच्चे हैं, नंबर 3 स्टूडेंट्स हैं, नंबर 4 एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें आज भी करीब 500 लोग हैं। आई एम थैंकफुल टू APLL एंड अभिषेक जी, जिन्होंने इतने बड़ी फैमिली में आज मुझे बना दिया। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस एक्सटेंडेड फैमिली का एक मेंबर बन गया। मानते हो ना मुझे अपना फैमिली मेंबर? जी सर। ओके। दूसरी बात जो जरूरी है, टाइम हो गया क्या? हाउ मच टाइम आई हैव? वी हैव टाइम सर। Okay, maybe like 5 minutes. I will try to wind up. श्योर सर। Believe that acts of helping others are always reciprocated, and if someone has helped you, you should help others so that a chain of help is continued. 2 मिनट की एक छोटी सी मेरी अपनी बनाई हुई कहानी है, वो आपसे शेयर करता हूँ। एक बच्चा था 7, 8, 9 साल का, रमेश उसका नाम था। तो वो साइकिलिंग कर रहा था, तो साइकिलिंग करते हुए वो गिर गया। वहां से सुरेश गुजरा, वो भी उसी उम्र का था, 1-2 साल बड़ा होगा। तो सुरेश आया, उसने रमेश की साइकिल को उठाया, रमेश को उठाया, उसके कपड़े झाड़ पोंछ करके और उसको साइकिल। अब रमेश अपनी साइकिल लेके घर आ गया, सामने दादी जी बैठी थी, तो दादी को देख के उसको रोना आ गया, गोदी में बैठ गया, दादी दादी मैं गिर गया था, मेरे को यहाँ चोट लगी, ये हुआ। तो दादी उसको प्यार की बातें सुनती रही। और उसने, रमेश ने ये भी बताया कि एंड में सुरेश जो आया था उसने मेरी हेल्प करी और मेरे को उठाया, खड़ा किया, साइकिल को खड़ा किया, मेरी बड़ी हेल्प करी उसने। दादी उसको बोलती है, बेटे इसका लेसन हमें लेना है कि हमें भी औरों की हेल्प करनी चाहिए। अब बच्चे की बात समझ में आ गई। वो शाम को रोज उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता और देखता रहता इधर उधर इधर उधर। तो 2, 4 दिन 5 दिन हो गए, किसी वहां से गुजरने वाले किसी बुजुर्ग ने उसको देखा और उससे जाके पूछा, बेटे मैं रोज देखता हूँ तो शाम को यहाँ आके खड़ा हो जाता है और कुछ ढूंढ रहा होता है, क्या चाहिए तुझे? तो रमेश कहता, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सुरेश आए, साइकिल चलाए, साइकिल से गिरे और फिर मैं उसको उठाऊं, उसके कपड़े झाड़ के उसकी हेल्प कर दूं। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा होता है? वो छोटा बच्चा था, नहीं समझ पाया। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें हेल्प करना, ऑफ हेल्प, हमारी कोई हेल्प नहीं कि हम उसी पर्सन की उसी रूप में ही हेल्प करें। वी कैन हेल्प बाय गिविंग सम sort of bread to someone who is hungry, or someone who needs little money to have food or clothes or anything. किसी को रुपया पैसा देना है, किसी को रोटी देनी है, कुछ नहीं देना चाहते या कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी हेल्प तो नॉलेज की है। आपके पास जो नॉलेज है उसको दें। सिर्फ मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। यहाँ बैठा हुआ हर पार्टिसिपेंट इस लायक है कि उसके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो किसी दूसरे के पास ना होने की संभावना है, तो वो अपना नॉलेज दे। आप टीचर उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आपसे छोटा भाई बहन
या कोई कजन आपकी फैमिली में पैदा हो जाता है। याद करो, जैसे ही आप बड़े हुए, छोटा भाई बहन या कोई कजन हुआ, आपने उसको सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, आप टीचर बन गए। नॉलेज को ट्रांसफर करना है, स्प्रेड करना है, शेयर करना है, दूसरों को अच्छे से बताना है। जितना मौका मिले उतना बताइए, जो लोग सुनना चाहें उनको बताइए, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो नॉलेज करेक्ट होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, आपका उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मिसगाइड ना करें, गलत नहीं बताएं, गलत रास्ता नहीं दिखाएं। बस ये कर पाएंगे तो इट मीन्स यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी, यू आर हेल्पिंग इन बिल्डिंग द नेशन करेक्टर। वही आज के दिन जरूरत है। अगर हमें इंडिया को जगत गुरु बनना है तो सबसे पहले यही चीज लेके आनी होगी कि हम आपस का कंपटीशन खत्म करें, अपने टीचर्स की बात सुने, अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करें, अपनी लाइफ में वर्क, स्टडीज और एंजॉयमेंट का एक बैलेंस बना के चलें, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि हम आगे बढ़ें। हम अपना पोटेंशियल भी चेक करते रहें कि हमारा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप आगे 10th के बाद सोच रहे हो कि हमें क्या, तो आप ये जान लें कि आप जिसमें महारत है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उसको चेक करने का सिंपल तरीका है, आप अपने पिछले रिजल्ट्स के रिकॉर्ड देख लीजिए। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर आते रहे हैं, वही तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई बायोलॉजी में अच्छा है, जिसमें अच्छे नंबर आए हैं बस उसी को आगे चल पढ़ो, वही तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसी में तो आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, बस उसी में करना है। हायर स्टडीज में जाना है तो उसी का है। कोई भी स्पेसिफिक काउंसलर या गाइड किसी भी स्टूडेंट को ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता, और बताता है तो गलत करता है कि आपको आगे हायर स्टडीज किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए। द बेस्ट जज इज यू। सबसे अच्छे जज आप खुद हैं अपने बारे में, खुद ही आप डिसीजन ले सकते हैं, और उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपने पिछले 8-5-6 सालों के रिजल्ट्स उठा के देख लें कि आपके अच्छे मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते थे। बस वही तो आपका है पैशन, वही तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसी को लेके चलिए। फिर जब बात आती है कि आपको कैरियर कौन सा लेना चाहिए, एक क्राउड फैक्टर होता है कि मैक्सिमम लोग कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, हमें भी कंप्यूटर में जाना है। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा कंप्यूटर्स में है और बेटिया ने मेटलर्जी में PhD की। इस टाइम वो भी IIT रोपर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। हमारे इनोवेशन में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर्स में ही BTech करनी है, जरूरी नहीं कि MBBS ही करनी है, जरूरी ये नहीं है कि हमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स पढ़नी है। जरूरी ये है कि हमारे पास नॉलेज हो, हम स्किल सीखें, अपने कमाने लायक हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जो भी टीचर्स क्लासरूम में, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर में जो टीचर्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें, उसको समझें, याद रखें, रिवाइज करें, और वही तो आपका एक डेटा बैंक है, वही तो आपका एक नॉलेज बैंक है। उसी के सहारे आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात उन टीचर्स के लिए, बहुत से सीनियर लोग बैठे हैं जो टीचर्स भी होंगे या टीचर सुनने वाले होंगे। एक टीचर को कैसे होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसका डबल रोल होता है। 4 रोल होते हैं एक टीचर के। अगर वो इन 4 रोल्स को है तो एक एक्सीलेंट टीचर है। टीचर्स में मदर्स का पेशेंस होना चाहिए। हम चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे फिजिकल क्लासरूम में हैं, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। बच्चे तो शरारती होते हैं, कोई ना कुछ गलत भी बोलेगा, कुछ गलत एक्टिविटी करेगा, कुछ गलत एक्शंस करेगा, गलत पोस्टर्स बनाएगा, और ऐसे बच्चे हमेशा मिल जाते हैं। मुझे पता है इन 500 में से कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो मदर्स का पेशेंस जरूरी है एक टीचर के लिए। क्लास में डिसिप्लिन बना रहे, इसलिए फादर जैसा डिसिप्लिन होना भी जरूरी है। हर स्टूडेंट को एक ब्रदर जैसी कंपेनियनशिप भी चाहिए, और एक सिस्टर की इमोशंस भी चाहिए। तो एक
टीचर जो है वो सिस्टर की तरह भी बिहेव करे, ब्रदर की तरह करे, फादर की तरह करे, मदर का भी रोल करे, ऐसा कर पाए। ये 4 एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अचीव करना डिफिकल्ट तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। वही हम कर सकते हैं। ये गीता का ज्ञान है। आप सबने गीता के बारे में सुना होगा, हिंदुओं के लिए एक पवित्र ग्रंथ है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान का सीन है जब भगवान कृष्ण सारथी का रूप करके अर्जुन के साथ जंग के मैदान में उतरे। उस जंग के शुरू होने से पहले महीनों की तैयारी थी। अर्जुन को पता था कि उसने क्या करना है, किसको मारना है, कैसे मारना है, सब बातें अर्जुन को मालूम थी। लेकिन जब जंग का ऐलान हुआ, शंख बजा, शंखनाद हुआ, तो अर्जुन जी घबरा गए। अरे दादाजी को मारूंगा क्या, मैं अपने कजन को मारूंगा क्या, मैं नहीं मारूंगा। और उसने हथियार छोड़ दिए। अर्जुन was a student under depression, under anxiety, under dilemma, under confusion. गीता के 18 अध्यायों में जो श्लोक लिखे हुए हैं वो 144 मिनट में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले। अर्जुन को वो सारे श्लोक 2 घंटे 24 मिनट में समझ में आ गए और उसने अपने आप को खड़ा कर लिया, धनुष बाण उठा लिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये है एक पावर ऑफ टीचर। हाउ वी टीच, हाउ वी कन्विंस द स्टूडेंट, हाउ वी गिव द इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी टेक द स्टूडेंट आउट ऑफ डायलेमा एंड डिप्रेशन। ये तरीका है भगवान कृष्ण के जैसा टीचर बनने के लिए। उतनी पैशन होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए, उतना जुनून होना चाहिए कि मैंने अपने स्टूडेंट का भला कैसे करना है। मैं ये बार बार स्क्रीन पे आ रहा है कि कोई और भी एडमिट होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे मुझे तो सच में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन शायद इससे ज़्यादा समय आप नहीं दे पाएंगे। फिर भी 2-4 मिनट लास्ट में अपना बात समराइज करने की कोशिश करूँगा कि टीचर में एक इंथुजियाज्म होना भी जरूरी है कि मुझे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, बच्चों का फायदा करना है। और बेसिक फैक्ट ये सच है कि टीचर जो है वो एक रोल मॉडल है इन एंड आउट ऑफ क्लास। हम टीचर्स को, मैं भी एक टीचर हूँ ना, हमें भी एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करना है ताकि स्टूडेंट्स हमें देख सके, हमारी मॉरल वैल्यूज हाई हो, हम स्किल्ड हों, हमें अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और टीचर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि बच्चों का अटेंशन टाइम की एक लिमिट होती है। 8 मिनट की एवरेज होती है। 8 मिनट के बाद बच्चों का या किसी भी ऑडियंस का ध्यान इधर उधर भटक सकता है। तो हमें एज ए टीचर ये ध्यान रखना है कि हर 8-10 मिनट बाद अपनी आवाज में, अपनी लैंग्वेज में कुछ छोटी सी ह्यूमर की बात या क्वेश्चन या किसी तरह से ऐसा करें कि बच्चों का जो ध्यान भटक रहा है वो वापस आ जाए। 1 मिनट का बीच में ब्रेक हो जाए और वो करें। टीचर्स को चाहिए कि वो स्लोली बात करें। स्टूडेंट को इम्प्रेस नहीं करना है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है, मैं बहुत फास्ट बोल दूंगा, मेरे को सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत फास्ट बता दूंगा। हमें इम्प्रेस नहीं करने का टारगेट इज वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि बच्चों को वो कैसे बात समझ में आ जाए। अब क्लास में कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, वो तो जल्दी से समझ में आ जाते हैं और आप उसको क्विकली बताते जाओ। लेकिन व्हाट अबाउट द स्लो लर्नर्स जो जल्दी सीख नहीं पाते हैं, जिनकी लर्न करने की, सीखने की क्षमता, कैपेसिटी थोड़ी कम है, स्लो है, हमें उनको भी पढ़ाना है, उनको भी नॉलेजेबल करना है ताकि वो भी समाज की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सकें। और हर टॉपिक के बाद हर टीचर की ये ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करे कि क्वेश्चंस पूछे जाएं। क्वेश्चन पूछें, एम्बेरस नहीं करें, टीचर खुद भी पूछ सकता है। एंड द फाइनल स्लाइड इज जापानीज मॉडल ऑफ टीचिंग। जापान में 2 साल रह के ये सीखा हमने कि क्लास टीचर का ये मिशन होता था कि क्लास का जो सबसे स्लो लर्नर है उसको डफर नहीं बोलना है, उसको बुद्धू नहीं समझना है, उसका नाम नहीं रखना है, वो स्लो लर्नर है, उसको भी इम्पोर्टेंट बात एटलीस्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि टीचिंग सक्सेसफुल हुई। अगर हम इस तरह का एटीट्यूड करके आगे कर सकते हैं तभी हम
मैंने ये टीचिंग टिप्स की जो बात की है या जॉयफुल लर्निंग के कैसे एंजॉय करते हुए सीखना है, इसको मैंने कुछ वीडियोस में कन्वर्ट करके मेरा अपना एक अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल। मेरे ही नाम से है, डॉक्टर राखा, जिसके ये आप स्लाइड देख पा रहे हैं। इसमें कोरोना से रिलेटेड भी हैं, कुछ जूनोटिक डिजीज पे, रेबीज, ब्रुसेला वगैरह पे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ऐसे ही कुछ टीचर्स कैसे होने चाहिए, उनको कैसे ध्यान रखना है, या बच्चों को एंजॉय करना है तो कैसे स्टडीज और एंजॉयमेंट का, लर्निंग और फन का कैसे वो बैलेंस बनाएं, इस पे भी वीडियो हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी 500 लोगों से कि एक बार इस चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस देखें, और फिर आपके कोई सजेशन हो, कमेंट हो, क्वेश्चन हो, या आप किसी और तरह का वीडियो चाहते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिले, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन डिमांड आल्सो। बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस यूट्यूब पे जाके डॉक्टर राखा सर्च करके ऐसा वो स्क्रीन शॉट आ जाएगा जो मैंने लगाया हुआ है, उसमें सब्सक्राइब करने की एक ऑप्शन होगी, आप सब्सक्राइब करके देख लीजिए कि आपके वीडियोस किस इंटरेस्ट के हैं। उसी टाइप के 2-3 कैटेगरीज हैं, मेनली ये सब एजुकेशनल वीडियोस हैं, और इनमें कुछ वीडियोस तो हाईली अप्रिशिएटेड हैं। एक वीडियो तो वायरल भी हो गया, रेबीज से कैसे प्रोटेक्शन करनी है उस पर, तो आप इसको देख सकते हैं। आप stay connected to me. This is first connection of mine with all 500 of you, but not the last one. Maybe we can connect with each other through email or phone or YouTube के चैनल से हम connect। आप कुछ अच्छा समझते हैं, अच्छा करिए। मैं ये समझता हूँ कि मेरी तो पैशन है कि मैं यंगस्टर्स को पर्टिकुलरली नॉलेज ट्रांसमिट कर पाऊँ, किसी भी रूप में करूँ, कितना भी टाइम लगे। आप कभी भी कांटेक्ट करेंगे, आप अवेलेबल 24 आवर्स ऑल 7 days इन a year. So that's my passion, that's my commitment for the national and societal development. आप उसमें भागीदार बने, उसमें जुड़ें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लर्निंग एंड लिसनिंग। थैंक यू। Thank you, sir. सर आपको अपना स्क्रीन स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग करने से। रिज्यूम शेयर, पॉज शेयर लिखा हुआ कहाँ, ये रहा, स्टॉप विद सिक्योरिटी। थैंक यू सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों ने आपके सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। 2 क्वेश्चन ज़रूर मेरे पास आए थे सर, जो मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो था कि कैरियर के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है सर? एक तो है जो मैं बनना चाहता हूँ, और एक है जो मेरे पर प्रेशर है सोसाइटी का या इमीडिएट फैमिली का, तो उसमें से कैसे सेलेक्ट करना? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पारिवारिक प्रेशर के आगे उनको झुकना पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं उससे लिंक रखता है कि कैरियर के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगर आपको याद हो तो शुरू की स्लाइड्स में ही था कि हमें पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर करना है और पेरेंट्स के साथ मिसमैच क्यों हो रहा है। वो इधर ही इशारा था कि कई बार हमारा पीयर प्रेशर, हमारे पेरेंट्स का, समाज का कुछ एक्सपेक्टेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्रीम्स, वो हमारा एक गाइडिंग फोर्स रहता है। बच्चे को पैदा होते ही कह दिए तो डॉक्टर बनाएंगे इसको, तो वो बड़ा ही होता है ये सोच के मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो मैं कहता हूँ घर घर की कहानी है कि फैमिली का इंटेंशंस, मिशन, टारगेट या ऑब्जेक्टिव डिफरेंट रहता है, और बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। वो हर बच्चा वो नहीं कर सकता जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बंदर जो है वो ऊंचे वृक्ष पे चढ़ जाए, पर मैं हाथी को कहूँ तो भी चढ़ जाए तो वो नहीं चढ़ेगा। हाथी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन वो वृक्ष पे तो नहीं चढ़ता ना।
वो वृक्ष को तोड़ सकता है, उखाड़ सकता है, रौंद सकता है, कितनी भी पावर दिखा सकता है। मैं अपने अब तक की काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह सकता हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि पहले आप अपनी वर्थ पहचानें कि आपको अच्छा लगता है क्या है। सिर्फ पेरेंट्स की बात को टालने के लिए पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बन जा, तो नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा, ऐसा नहीं। अब देखें आप क्या बन सकते हैं। आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और सबसे बड़े जज तो आप खुद हैं। जो आपको करना अच्छा लगता है वो आप करें, और फिर अपने पेरेंट्स को बताएं कि मुझे ये अच्छा लगता है। ट्राई टू कन्विंस, एक बार नहीं 10 बार हो सकता है आपको कहना पड़े। और ये बच्चे जब 9th में आते हैं उसी टाइम पे ये डायलेमा स्टार्ट हो जाता है। 8 तक तो कोई परवाह नहीं करता, कोई डिसाइड नहीं करता। 9th में आते ही ये प्रेशर बिल्डअप शुरू हो जाता है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। और वही एक राइट टाइम है जब बच्चे को बताना है कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं इसमें करना चाहता हूँ, मैं इससे खुश रहूंगा। जो पेरेंट्स दे रहे हैं, फैमिली दे रही है, पड़ोसी दे रहे हैं, हो सकता है कोई आउट ऑफ सटायर ही बोल रहा हो, अरे ये डॉक्टर बन के दिखाएगा, हम डॉक्टर बनने की कोशिश में लग जाएं, आईएएस बनने की कोशिश में लग जाएं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनने की कोशिश में लग जाएं। ऐसा नहीं होता। बस हमें वो करना है जिसको हम कर सकते हैं, जो करना हमें खुशी देता है, जो सब्जेक्ट पढ़ना या जो जॉब आपको है वो करनी अच्छी लगती है, उसी के लिए मिशन लेके चलें। पेरेंट्स को उसको समझाएं क्या पढ़ना है। एकेडमिक चॉइस शुड बी योर्स, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है। मनी अर्निंग के लिए आपको कौन सा कैरियर लेना है वो भी आपको सोचना है। उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप ऑलमोस्ट सभी कैरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। गूगल कैन हेल्प, काउंसलर्स कैन हेल्प, आई कैन हेल्प पर्सनली समवन इफ इट गिव्स द इंफॉर्मेशन कि मेरी ये कैपेसिटीज हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरे टारगेट्स हैं, तो मुझे कौन से कैरियर में जाना चाहिए। कैरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप सोचेंगे। क्योंकि जो सोसाइटी बोलती है वो बहुत लिमिटेड होता है। मतलब जैसे अभी कल ही कोई कह रहा था कि पेरेंट्स कहते हैं तो डिप्टी कमिश्नर बन। अब मैं कैसे बनूँ जी, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और मैं तो एग्जाम का फोबिया है, मुझे एग्जाम ही नहीं दे पाता मैं तो ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि हम क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स को वो बताएं। हमें सभी कैरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि अगर हम सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते हैं तो कैसी लाइफ होगी, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हम किसी इंडस्ट्री में जाके कंसल्टेंट लगते हैं या प्रोडक्शन मैनेजर लगते हैं या इंजीनियर लगते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। हम अपना बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे अपने कंपनी को इस्टेब्लिश कैसे करना है, पार्टनर कैसे ढूंढने हैं, फाइनेंसिस कैसे ढूंढने हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देन सिट ऑन द दैट इंफॉर्मेशन, मैं उसको कहता हूँ एक डेटा बैंक बना के आप उसके ऊपर बैठ के विचार करके तब डिसाइड करें कि आपको कौन सा कैरियर। कोई कैरियर बुरा नहीं है, कोई कॉलेज बुरा नहीं है। बुरा है कंपटीशन, बुरा है प्रेशर में यील्ड कर जाना। पेरेंट्स ये कह रहे हैं चलो मैं करता हूँ कोशिश, 5-4 साल कोशिश करते रहे, नहीं बन पाए, फिर वाई वेस्ट टाइम। कुणाल सो गए क्या? कुणाल जी उठ जाओ। यस सर, जो मैं गैदर कर पाया, मैं समराइज कर रहा हूँ बच्चों के बेनिफिट के लिए। जो आप कह रहे हैं, एक सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे या तो हम खुद से कर लें या किसी काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें। उसके बाद हम जो बनना चाहते हैं उसका एक डिटेल रिसर्च करें उपलब्ध स्रोतों से, और जब सब कुछ हमारे पास आ जाए और हम अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिए तो एक शांत तरीके से अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े रेस्पेक्टफुली उनको समझाने की कोशिश करें। अगर एक प्रयास में सफल नहीं होते तो 2 या 3 प्रयास में उनको सफल होने की, उनको समझाने की कोशिश करें। ये जो मैं आपकी बातों का निचोड़ समझ सका। क्या मैं सही हूँ सर? अभिषेक जी, आप आउटस्टैंडिंग टीचर हैं। धन्यवाद सर। दूसरा प्रश्न ये था, ऑनलाइन एजुकेशन में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है सर, बच्चे मोबाइल, इंटरनेट, टैब को तो लेके बैठ जाते हैं, बट पेरेंट कहीं ना कहीं उन पर शक करना शुरू कर देते हैं कि वीडियो गेम खेल रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा, यूट्यूब देख रहा होगा। तो वो जो ऑब्जेक्शन है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है,
उस ऑब्जेक्शन को कैसे हम ओवरकम कर सकें, पेरेंट को समझा सकें यही मोबाइल अब यही मेरा क्लासरूम है। तो ये एक दूसरा प्रश्न था सर, और मुझे लगा कि काफी वैलिड प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ बच्चों के बिहाफ पे। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। पेरेंट्स हमेशा बच्चे की वेलफेयर सोचते हुए भी ऐसी कुछ बोल जाते हैं कि बच्चा उससे एम्बेरस फील करता है, हर्ट फील करता है। और ये गलत भी नहीं है कि हम सिर्फ कोर्स ही पढ़ते रहें, सिर्फ लेक्चर जो है या कोई टॉपिक है उस पे ही फोकस करें। मैंने कहा ना, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप से क्या मैसेज आ रहे हैं वो चेक करने भी जरूरी है। मैं तो पर्सनल बात बता सकता हूँ कि मेरा बेटा जब +2 की तैयारी कर रहा था, +2 में था और जेई की तैयारी कर रहा था, तो मैं उसके कमरे में गया तो वो बैठा हुआ आंखें बंद करके बेड पे बैठा हुआ था। मैंने उसको आवाज लगाई, सुगंध पढ़ ले। उसने फिर आंखें खोल ली, उसके सामने बुक्स पड़ी थी, पढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद फिर मैं उस स्टडी रूम में गया तो अगेन ही वाज डूइंग द सेम एक्टिविटी। आई आस्क्ड हिम 3 टाइम्स इन मे बी इन 2 आवर्स पीरियड। आई आस्क्ड हिम 3 टाइम्स कि ऐसा उठ के पढ़ ले। फिर उसने कहा, पापा मेरे पास बैठो। पापा, मैंने एक असूल बना रखा है, मेरा एक स्टाइल है कि मैं जो पढ़ता हूँ उसको दिमाग में प्रोसेस करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, दिमाग में प्रोसेस करता हूँ, और उसके बाद वो सब्जेक्ट मुझे कभी नहीं भूलता। मैं नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को, वो सॉफ्टवेयर फील्ड में एट दिस यंग एज ही इज इन हाईएस्ट पोजीशन। इंडिया में सिर्फ 4 या 5 लोग हैं जिस स्टेटस पे वो है सॉफ्टवेयर फील्ड में, अपनी कंपनियां बना चुका है। और वो बच्चा एक एवरेज बच्चा था। उसी टाइम मेरी आंखें खुली कि ये जो कह रहा है मैं उस पर क्यों ना बिलीव करूं। ये जब आंखें बंद करके बैठा है तो ये सो नहीं रहा है, ये कोई गाने नहीं सुन रहा, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है। बट द वे ही एक्सप्रेस टू मी, मैं भी तो उस टाइम पे एक एसोसिएट प्रोफेसर था, I was not expected to behave like that, but I behaved. पेरेंट्स का मान लीजिए, जितने बच्चे सुन रहे हैं ये मान लें कि पेरेंट्स का कसूर नहीं है। प्रोबेबली आपने जो पॉइंट रखा कि जनरेशन गैप है, यस दिस इज जनरेशन गैप। पेरेंट्स ने जो चीजें नहीं अचीव कर पाए वो सपने बच्चों को बता देते हैं। ये नहीं जानते कि हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चों को क्यों पुश करें कि तू ऐसा कर। पेरेंट्स तो वही बोलते हैं जो खुद नहीं कर पाए, अरे हम यहाँ फेल हो गए, तू ना हो जाइए। भाई वो भी फेल होंगे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ प्रोग्रेसिंग इन लाइफ के वी फेल एंड फेल एंड फेल एंड अल्टीमेटली वी सक्सीड। तो ये पेरेंट्स को बताने की जरूरत है, पापा आप इस तरह फील नहीं करें, ऐसे ही कर रहे हैं। और नेचुरली जब आप ठीक कर रहे होंगे तो सक्सेस भी आ रही होगी, मे बी आफ्टर वेटिंग फॉर दैट पीरियड। फिर जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, जब आपकी कोई अचीवमेंट आएगी तो नेचुरली दे विल बी हैप्पी। और एक बार अगर उनको ये विश्वास हो गया कि आप सच कह रहे थे, आपने सही में अचीव कर लिया, सोनिया मुस्कुरा रही है, उसके शायद ऐसा ही कन्विंस हो रही है, तो नेचुरली दे विल हैव ट्रस्ट। लेकिन अब मान लीजिए ना, पेरेंट्स है ना, इतना प्यार किया, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना तो समझ लो, सुन लो उनको ना। डोंट इग्नोर देम बट लिसन देम, डोंट रिएक्ट टू देम, और होएगा। मेरे पापा मेरे से बहुत एक्सपेक्ट करते थे और मैं भी पूरे संघर्ष करता रहा, हार्ड वर्क करता रहा। और जब भी क्लास में टॉप करता था, स्टेट में टॉप किया, तो वो उनकी छाती 56 इंच की, क्या पता नहीं कितने इंच की हो जाते थे। पूरे शहर में वो डांस करते फिरते थे, मिठाइयाँ बांटते फिरते थे, मेरा बेटा हो गया। तो मैं भी आपको एक लास्ट बात बताता हूँ जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच का कनेक्शन होता है। बेटा सॉफ्टवेयर फील्ड में है, बेटिया एकेडमिक्स फील्ड में है, बोथ आर एक्सीलेंटली प्लेस्ड। बहुत साल पहले की बात है, वो हम हिसार के रहने वाले हैं, हिसार में आए, बिटिया ऑस्ट्रेलिया से आई, वो हैदराबाद से आया। अपने गपशप करते हुए मैंने ओवर ईयर किया, वो कह रहे थे कि मम्मी से डर नहीं लगता था, पापा से डर लगता था। मेरे को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही अजीब लगा। मैं उनके पास गया, मैं यार तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैंने लाइफ में तुम्हें डांटा ही कहाँ है, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, कभी गुस्से में ऐसा नहीं कहा। और मम्मी तो तुम्हें थप्पड़ भी मारती थी, डांटती भी थी, काम भी बताती थी। वो बोले हम इस बात से डरते थे
कि पापा ने मेरे को आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, ये शब्द मेरे को नहीं बोले, भैया को बोल दी, इसलिए मैं डर जाती थी कि पापा खुश नहीं है, नाराज हैं, मेरे से खुश नहीं है। पापा अगर कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू तो मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं। हम ही को अपने पेरेंट्स को प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए उनको बताना है। एंड आई एम वेरी वेरी डेफिनेट एंड श्योर कि पेरेंट्स एक बार नहीं, 3 बार में, 5 बार में, 10 बार में समझ जाएंगे और आपकी बात के रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। बस तरीका ये है कि आपको बताना है। पाँव पटक के, बैग फेंक के बाहर चले जाएंगे, 4 घंटे बात नहीं करेंगे, मम्मी मनाएगी, खाना खा ले, फिर मान जाएंगे, वो नहीं करना। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके लिए भगवान है, प्रभु हैं, और आपने उनको कन्विंस करना है, बार बार बताना है। और पेरेंट्स सुनते नहीं हैं, मानते हैं। आप जब बता रहे होंगे वो कहेंगे तेरे को क्या पता, हमें नहीं पता, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमने ऐसे कोई धूप में बाल सफेद कर लिए थे। ऐसे ऐसे रिएक्शन भी पेरेंट्स देंगे। बट बिलीव मी, यू कीप टेलिंग देम कि यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग इन दिस मैनर, you are going to use this mobile or laptop or iPad, whatever you have, and I will use it and I'm using for it. हाँ, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल तो करना है ना। आप पढ़ने बैठे फिर व्हाट्सएप पे लगे रहे 4 घंटे, तो फिर तो पेरेंट्स का नाराज होना वाजिब भी है, और उनके लिए डिसिप्लिन करना आपको वो भी जरूरी है। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि पेरेंट्स डांट रहे हैं, मतलब मुझे उतना नहीं जाना, एक बैलेंस बनाना है। अगर आप 1 घंटा पढ़े हैं तो 10-15 मिनट आप उस पर कोई चैट कर लें, व्हाट्सएप पे कर लें, फेसबुक पे अपने पोजेस बना के डिफरेंट वो लगा दें, फ्रेंड्स की लाइक देख लें, करो, लेकिन एक बैलेंस है। 1 आवर वर्सेस 10 मिनट्स इज परफेक्टली ओके। एंड टेल द पेरेंट्स कि मैं हाँ 10 मिनट कर रहा हूँ, घड़ी के 10 मिनट कर लो, अलार्म लगा दो कि 10 मिनट के बाद आपको वापस आना है। नहीं तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टिकटॉक ऐसे हैं कि आप चले गए तो जितना मर्जी दूर चले जाओ, घंटों लग जाएंगे, फिर ध्यान आएगा ओहो पढ़ना भी था, ओहो मम्मी ने कहा था टैप बंद कर देना, वो नहीं करी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको बैलेंस बनाना है। द बेस्ट जज एंड द बेस्ट कंट्रोलर एंड द बेस्ट एडवाइजरी इज गोविंद धर फॉर गोविंद धर। ठीक है गोविंद, चलिए। तो मैं गोविंद सुनाई नहीं दिया। जैसे मैं निचोड़ निकालता हूँ तो मैं निचोड़ ये निकाल रहा हूँ सर, बगावत से कोई फायदा नहीं है। संयम रखते हुए, डिसिप्लिन रखते हुए, पेरेंट्स का विश्वास अपने रिजल्ट के माध्यम से जीतने से ही हम उनको समझा पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं और जो जनरेशन गैप की हम बात कर रहे हैं उसको हम हटा पाएंगे। सो यही 2 प्रश्न थे सर जो मैंने बच्चे को से पूछा। मुझे उम्मीद है कि ये इसका आंसर, इसका निचोड़ बच्चे तक और जो हमारे आज ऑडियंस है उन तक पहुंचा जरूर होगा। कमल सर, सतीश सर, over to you. Thank you, sir. जी। Kamal sir, Pramod ji. Thank you अभिषेक सर, थैंक यू प्रोफेसर सर। आज का जो सेशन था और जिस तरह से जो स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, आपसे बहुत ही ज्यादा जूनियर हैं हम लोग in terms of learning, in terms of your experience of life and education, and on behalf of entire family of APLL sir, हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम यही सोच रहे थे कि सर ने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अगर यस बोला है, क्योंकि जिस तरह की आपकी लर्निंग रही है, जिस तरह का आपका एक्सपोजर है और जिस तरह का आपका टाइम देश के और सोसाइटी के अलग अलग लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए आप करते हैं, तो आपका हर मिनट हमारे लिए कीमती था। और आपने पेशेंटली हमारे स्टूडेंट को जिस तरह से गाइड किया, तो आई कैन से इट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी। और जिस तरह से अभिषेक सर ने सारा कुछ कोऑर्डिनेट किया और जो 2 लास्ट के क्वेश्चन जिस तरह से आंसर किए गए, द वे यू कम्युनिकेटेड द मैसेज बहुत ही आसान, और आपने जो जापानीज टेक्निक बताई है, तो मुझे लगता है कि हम जितना स्लो और जितना आसानी से अपने स्टूडेंट तक पहुंचेंगे उतना ही बेटर हमारे स्टूडेंट सीखेंगे। तो आपने पूरे सेशन में इस चीज को संयम के साथ और अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे हम लोग के साथ शेयर किए। वी आर ग्रेटफुल एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट
On behalf of entire family of APLL student leadership, we want to thank you, sir, for your each minute and for your all kind information that you have shared with us. Thank you, sir. We love to hear more in future from you. आप ऐसे ही नए नए माइलस्टोन अचीव करते रहिए और पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को प्रेरित करते रहिए. थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू एंटायर टीम. और सभी स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर जाकर सर ने जो भी आज आपको विचार दिए, ओपिनियन दिए, तो अपने फीडबैक जरूर दें ताकि वो सर तक हम पहुंचा पाए और बहुत ऐसे लर्निंग सेशन सर के माध्यम से और APLL और हमारी पूरी फैमिली के माध्यम से आप तक पहुंचते रहे. थैंक यू एंटायर टीम. थैंक यू सर. थैंक यू गौरव सर. थैंक यू एवरीबॉडी. Satish, we can wind up the session. Okay, sir. Thank you. Thanks and bye-bye. I would like to leave now. Thank you. Thank you, sir. Another Thank you, session sir. waiting. Thank you, sir. Thanks a lot.